नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और बिल्कुल नए सफ़र में। इस वक्त मैं हूँ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले के बेहद खूबसूरत इलाकों में। मेरे बगल में आप जो देख रहे हैं पहाड़ी, एक्चुअली हमने सफ़र शुरू किया था ददाहू से, जो माँ रेणुका जी झील के पास स्थित है। आज हम अपनी बाइक से निकल पड़े हैं ऐसे रास्ते पर जो आपको पहाड़ों के तीखे मोड़ों से होते हुए और घने जंगलों के बीच से निकलकर सीधे यमुना के मैदानी किनारे यानी पौंटा साहिब तक ले जाएगा। एकदम से ऊंची पहाड़ी और तीखे मोड़, पहाड़ों की सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? आपको मिनरल वाटर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह पानी सीधे हिमालय की चट्टानों से छनकर आ रहा है और इतना ठंडा और मीठा पानी आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। यहाँ के लोग जितने सीधे हैं उतने मददगार भी होते हैं। अब हम ददाहू से काफ़ी आगे आ चुके हैं। पहाड़ों की ऊंचाई अब धीमे धीमे कम होने लगी है। कम इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जब मैं चला था वहाँ से, तो एकदम से एक खड़ी चढ़ाई थी। ऊपर से बारिश हो चुकी थी, कच्चा रास्ता, फिसलन भी हो रही थी। एक बार को तो लगा कि आज गलत चुनाव किया सफ़र पर निकलने का। अब धीरे धीरे चूँकि हम अब पीक पर हैं, तो अब हमारा रास्ता धीमे धीमे ढलान की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अभी भी कुछ चढ़ाई का सामना करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग से जब स्टार्ट किया था सफ़र, उससे अब काफ़ी अंतर है। ये राइट हैंड साइड पे छोटे छोटे पेड़ और झाड़ी टाइप की दिख रही हैं, इसलिए रास्ता सुगम लग रहा है। अगर ये ना हो तो ये स्ट्रेट खाई जो दिखाई देगी तो वो बहुत ज़्यादा रोमांच पैदा करती है, एक एडवेंचर। अभी आगे पड़ेगा धौला कुआं। जी हाँ, किसी ने मुझे बताया था तो मैं भी चौंका था। धौला कुआं हमने सुना था दिल्ली में, लेकिन यहाँ पर भी है। बताते हैं धौला कुआं इस रूट का बहुत बड़ा
महत्वपूर्ण पड़ाव है। सड़क पूरी टूटी हुई है, टू व्हीलर के लिए थोड़ा सा असुविधाजनक है, लेकिन इतना भी नहीं कि चल ना सकें। और पहाड़ों पर तो आप कितना भी बनाइए, निर्माण कराइए, बारिश आते ही जहाँ ऊपर से पहाड़ या पत्थर गिरे तोड़ देते हैं वो। यदा कदा वाहनों के भी दर्शन हो जाते हैं, उससे प्रतीत होता है कि हम सही रास्ते में जा रहे हैं। धौला कुआं अपनी कृषि अनुसंधान इकाई और विशेष रूप से नींबू प्रजाति के फलों जैसे कीनू, माल्टा और आम के बागों के लिए जाना जाता है। अभी भी हमारी बाइक सेकंड गियर में ही चल रही है। मोड़ के साथ साथ एकदम से चढ़ाई वाला रास्ता है, अभी प्लेन नहीं आया है। यहाँ की हवा में देवदार और चीड़ के पेड़ों की खुशबू है। अगर आप दिल्ली या चंडीगढ़ की गर्मी से आ रहे हैं तो यहाँ पहुँचते ही आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। यहाँ बाइक चलाने का नियम बहुत साधारण है। रफ्तार कम, गियर छोटा और हर अंधे मोड़ पर हॉर्न जरूर बजाना है। और हमेशा अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो चढ़ने वाले वाहन को पहले रास्ता दें, और अगर रास्ता ज़्यादा संकीर्ण है तो उतरने वाले वाहन को ब्रेक लगाने चाहिए, उसको चढ़ाई वाले वाहन को रास्ता देना चाहिए। ये पहाड़ के कुछ नियम हैं। शुरू में चला था तो सड़क के एक तरफ विशाल चट्टान और दूसरी तरफ खाई, और खाई में भी किनारे दिखाई दे रही थी गिरी नदी। लगता है अब हमारा रास्ता घने जंगलों के बीच होकर निकलेगा। ये तो यूकलिप्टस का जंगल सा प्रतीत हो रहा था। जो पहाड़ी एकदम से चढ़ाई थी वो अब थोड़ा सा नॉर्मल हुई है, चढ़ाई उतनी डेंजर नहीं लग रही है। यहाँ के लोग अधिकांश पैदल यात्रा ही करते हैं।
इतना वजन लेकर के, और हो सकता है कि ये महिला हमसे आगे पहुंच जाए, क्योंकि ये शॉर्टकट पकड़ते हैं और जब तक हम 2 किलोमीटर घूम के आएंगे ये लोग आगे पहुंच जाते हैं। दृश्य बहुत सुंदर लग रहे हैं। अभी भी कहीं कहीं बाइक बहुत स्लो हो जाती है। हल्की बाइक है, 100 सीसी की बाइक, और कितना दौड़ सकती है। वो तो हम हैं कि अपनी धनों को भगाए रहते हैं, और वो कभी मना भी नहीं करती है। आप स्वयं देख रहे होंगे कि चढ़ाई का सिलसिला अभी बदस्तूर जारी है। अभी तक आपको ढलान देखने को नहीं मिली होगी। क्योंकि मेरा पहला सफ़र है इस रूट पर, तो मुझे भी इतनी जानकारी नहीं है कि ये चढ़ाई कब रुकेगी। पहाड़ी की चोटियाँ अब ज़्यादा ऊंची नहीं दिख रही हैं। उससे इतना अनुमान लग सकता है कि कुछ ही दूरी के बाद शायद अब हमारा रास्ता समतल होने वाला है या नीचे की ओर जाने वाला है। लेकिन कितनी देर बाद ये दृश्य आएगा ये कहना मुश्किल है। जब आप पहली बार किसी रास्ते पर होते हैं तो उसके बारे में कोई भी अनुमान नहीं होता है। कितने ऊंचे पहाड़ों पर भी लोग अपना आशियाना बनाते हैं। पहले भी हमने बताया है कि यहाँ के लोगों के अंदर मदद करने की बहुत भावना होती है। बहुत अच्छे लोग होते हैं पहाड़ों पर रहने वाले। मुझे बताया गया था कि धौला कुआं क्रॉस करते ही, हाँ अब देखिए यहाँ पर रास्ता कुछ अच्छा नज़र आने लगा है। तो एक तो बारिश भी हो चुकी है, सुबह सुबह बारिश हो चुकी थी। बारिश होने के बाद ही मैंने सफ़र शुरू किया था। प्लान तो कर रहा था आज शिमला जाने के लिए, लेकिन फिर अचानक से प्लान में बदलाव हुआ और निकल पड़े हम पौंटा साहिब की तरफ। अब हल्की चढ़ाई दिख रही है, लेकिन अब ये लग रहा है जैसे हम प्लेन में आ गए हो। कहीं कोई पहाड़ी नहीं दिख रही है, रास्ता भी समतल लग रहा है।
इतना कह सकते हैं कि जो रास्ता तय करके आए हैं उससे ये काफ़ी बेटर है। सड़क ज़्यादा चौड़ी नहीं है, लेकिन इतनी संकीर्ण भी नहीं है कि दो वाहनों को निकलने में कुछ परेशानी हो। ऊपर बादल छाए हुए हैं, तो इसलिए धूप नहीं है, ये अच्छी बात है। पहाड़ों पर जब आप धूप में होते हैं तो धूप भी बहुत तेज लगती है, चुभने वाली होती है, और जब आप छाया में चले जाते हैं तो तुरंत ही आपको ठंडक का भी एहसास होने लगता है। पहाड़ों पर रहने वालों के लिए ये एक सामान्य बात होती है। अब यहाँ से मुझे प्रतीत हो रहा है कि जैसे हम प्लेन में आ गए हों, लेकिन हैं अभी हाइट पर, नीचे नहीं उतरे हैं। लेकिन यहाँ से अब मुझे लग रहा है कि अब मुझे ऊपर पहाड़ी पर नहीं चढ़ना होगा। रास्ता भी कुछ चौड़ा नज़र आने लगा है। और ये जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ये है धौला कुआं। यहाँ पर कीनू, माल्टा, नींबू इत्यादि आम वगैरह के कई बाग देखने को मिलेंगे। यहाँ जब आप कीनू या माल्टा का जूस पिएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपने कुछ जो हम अपने मैदानी भागों में लेते हैं उससे बहुत डिफरेंट लगेगा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल ताज़ा होता है। इधर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कुछ ही क्षणों पहले कुछ बारिश यहाँ हुई हो, क्योंकि सड़क का गीलापन ये बता रहा है कि अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर शायद हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी। जब आपके पास हल्की बाइक हो और कंधे पर लगभग 20 या 25 किलो का वजन हो आपके बैग में, तो उस समय पहाड़ों पर चलना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि जब आप किसी टर्न पर, मोड़ पर गुजरते हैं तो वहाँ बाइक की गति बहुत धीमी करनी होती है। हल्की बाइक होने के कारण कभी कभी बाइक उस दिशा में भी चली जाती है जिधर आप नहीं जाना चाहते हैं। झुकाव उसका रहता है, क्योंकि एक तो बैग भी होता है
कंधे पर, और शरीर का ऊपरी हिस्सा तो हमारा अपोजिट दिशा में जाता ही है टर्न पर, उसके साथ साथ बैक भी जाता है, तो स्वाभाविक एक बाइक का झुकना हो जाता है। इसलिए हमेशा किसी भी मोड़ पर बहुत ही सावधानीपूर्वक और गति को कम करते हुए निकलना चाहिए। अब यहाँ से मुझे लगता है कि हमारी यात्रा नीचे की ओर प्रारंभ होने वाली है। और नीचे की तरफ जो हम चलेंगे तो रास्ता घने जंगलों से होकर जाने वाला है, ऐसा मुझे बताया गया था। धौला कुआं को पीछे छोड़ते ही बाइक की स्पीड में भी परिवर्तन आया है, अर्थात ये हम कह सकते हैं कि हमारी धन्नों की गति कुछ बढ़ चुकी है। देखिए, ये यहाँ के लोकल के लोग हैं, इनके लिए बाइक चलाना वैसे ही है जैसे हम लोग प्लेन में चलाते हैं। इन लोगों को डेली का अभ्यास होता है। दूसरी बात, मुझे इन्हें दृश्य नहीं देखने हैं, मुझे दृश्य देखने भी हैं और दिखाने भी हैं। तो जब हम स्पीड से भागेंगे तो हम बहुत सी ऐसी चीज़ों को मिस कर देंगे। देखिए, पीक पर पहुंचने के बाद अब हमारा रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है। अब हम चढ़ नहीं रहे हैं, अब हम नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतरना और भी चुनौतीपूर्ण होता है चढ़ने की अपेक्षा। चढ़ने में आपको केवल हल्का गियर और अधिक एक्सीलेटर ये देना होता है, लेकिन उतरते समय आपको गति पर विशेष नियंत्रण रखना होता है। पूरा ब्रेक के सहारे भी नहीं चल सकते हैं हम। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि ढलान शुरू होते ही बाइक बंद कर देते हैं और सोचते हैं पेट्रोल बच जाएगा। पेट्रोल तो अवश्य बचेगा जनाब, किंतु उसके एवज में कभी कभी जो कीमत देनी होती है वो बहुत बहुमूल्य होती है। अधिक दूरी तक आप ढलान पर चल रहे हैं ब्रेक के सहारे, ब्रेक शू घिस गए या कभी कभी गर्म होने के बाद काम नहीं करते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, अधिक चिकनापन आ जाता है उनमें, उस स्थिति में फिर आपको नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारी सलाह ये है कि आप ढलान पर हैं तो सेकेंड लास्ट या उससे भी थोड़ा सा कम गियर में गाड़ी को रखें, इंजन स्टार्ट रहने दें, क्लच को बिल्कुल छुएं भी नहीं और एक्सीटर की गति बिल्कुल जीरो रखें। फिर भी अपने आप इंजन की गति बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो हल्का सा ब्रेक का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपकी बाइक या स्कूटी, जो भी आप टू व्हीलर आप लिए हैं,
उसकी गति नियंत्रण में रहेगी और वो पूरी तरह से आपके काबू में रहेगा। हिमाचल प्रदेश में हरियाली देखिए आप इस मई जून के महीने में भी कितनी सुंदर हरियाली है। और जब इस समय ये हरियाली है तो सितंबर अक्टूबर में बहुत ही आनंद आता होगा यहाँ पर, जब हमारे मैदानी भाग भी हरे भरे दिखाई देते हैं। तो उस समय यहाँ की हरियाली का तो कोई जवाब नहीं, इतना तो मैं अनुमान लगा ही सकता हूँ। हल्की सी बारिश होने के कारण, रास्ते की जानकारी न होने के कारण भी गति पर नियंत्रित होकर चलना पड़ता है कि पता नहीं थोड़ा सा रास्ता ठीक मिल जाए, आप गति बढ़ाएं और आगे अचानक रास्ता खराब हो। तो इसलिए संभल के चलना बेहद ज़रूरी है। हाँ, जब आप कई बार रास्ते से गुजर चुके होते हैं तो फिर रास्ते को देखने की आवश्यकता नहीं होती है, आपके हाथ स्वतः ही आपके वो काम करते रहते हैं जो हम सजग रहकर करते हैं। बारिश ज़्यादा तेज़ नहीं हुई है, हल्की बूंदाबांदी हुई है, लेकिन हाँ मुझे लगता है इतनी पर्याप्त थी कि उस समय मैं अगर इधर होता तो भिगा तो सकती थी मुझे। साइडों पर सीमेंटेड ब्रिक्स पड़ी हुई है, इंटरलॉकिंग। शायद ये स्थान ऐसा होगा जो ऊपर से बारिश आती होगी तो सड़क टूटती होगी बार बार, तो उस सड़क से टूटने से बचाने के लिए पहले सीमेंटेड बनाते थे, तो अब इंटरलॉकिंग कर देते हैं। मुसाफिर कुदरत का। जी हाँ, आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मुसाफिर कुदरत का के सौजन्य से। मानसून तो आ चुका है और शायद ये कार्य मानसून से पहले के लिए ये सारा मटेरियल पड़ा हुआ है सड़क के किनारे। अगर हम बाइक को रोक करके थोड़ा सा नीचे की तरफ देखेंगे तो समझ में आएगा कि हम इस समय कितनी ऊंचाई पर हैं। यहाँ के पहाड़ का जो पत्थर है वो ज़्यादा मजबूत नहीं है जैसा कि मुझे लग रहा है। ये शॉर्टकट भी पड़ता है
पांवटा साहिब से आने के लिए तो लोग अधिकांश इस रूट का उपयोग कर लेते हैं। कुछ तीखे मोड़ हैं इस रास्ते में, छोटा रास्ता है, लेकिन काफ़ी किलोमीटर का चक्कर बच जाता है। मुझे तो बाइक चलाने में कम यहाँ के नज़ारे देखने में बड़ा आनंद आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि आपको कैमरे के माध्यम से कितना आनंद आ रहा है, लेकिन मैं भरपूर आनंद ले रहा हूँ। अभी भी कहीं कहीं चढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ से आपको कुछ सड़क में परिवर्तन नज़र आया होगा। लगता है ये कुछ ही समय पहले इसका कार्य पूर्ण हुआ है। बहुत देर के बाद इतनी सुंदर सड़क देखने को मिली है और रास्ते जब ऐसे मिल जाते हैं तो गति अपने आप कुछ बढ़ जाती है। लेकिन गति को नियंत्रण में रखना ही समझदारी है। अब मुझे शायद कहीं चढ़ाई नहीं मिलेगी, अब मुझे नीचे ही नीचे जाना है। अब सफ़र ये जंगली रास्तों से होकर के ही निकलेगा। देखिए कितने खूबसूरत जंगल, और जंगल से बीच से गुजरने का आनंद ही अपना कुछ अलग होता है। अब एक काम से थोड़ा सा निजात हुआ कि जो बार बार हम अपने एक्सीटर को बढ़ा रहे थे तो उसको बिल्कुल रिलैक्स कर दिया है। अब कहीं कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो आपको ब्रेक की, एक्सीटर की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि तो स्वतः अपने आप बढ़ेगा। इसको कम करने के लिए कभी कभी आपको ब्रेक की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत देर बाद ये बंदर भी दिखाई दिया था सड़क पर। क्योंकि इधर खाने पीने के लिए उनके लिए बहुत है, फलदार बाग बगीचे हैं यहाँ पर। एक मोड़ खत्म नहीं होता है तब तक दूसरा स्टार्ट हो जाता है।
ऐसे में आपके पास जब ड्रोन वगैरह हो तो बाइक जब मोड़ों पर हल्की तिरछी होती है, बहुत मनभावन दृश्य होता है। और जब वो बल्क में हो, कतारें कतार में हो बाइक की, तो वो और भी आनंद करने देने वाला होता है। जैसा कि हम रेसिंग में देखते हैं, उतनी स्पीड तो नहीं होती है और ना ही करनी चाहिए। जीवन अनमोल है। वैसे भी पहाड़ों पर मिट्टी कम होती है। उस पर भी कुछ समय पहले यहाँ बारिश हुई है, तो हरियाली और भी इतनी चरम पर है। पेड़ पौधे और भी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। कहीं आपको बोर तो नहीं हो रहे हैं इस लंबे सफ़र में। देखिए, जैसा कि मैंने बोला था, दो वाहन आसानी से क्रॉस हो जाते हैं। तो ये मान लीजिए रास्ता बहुत अच्छा है पहाड़ों के हिसाब से। हर मोड़ आपके लिए एक नया दृश्य लेकर के तैयार खड़ा है आपके स्वागत में। बस आप अपने नियंत्रण में रहें। प्रकृति आपको बहुत कुछ दिखाने वाली है। देखिए कैसे जंगलों से होकर के, बिल्कुल अगर धूप निकली होगी तो ऐसी जगहों पर धूप बहुत कम आती होगी। जैसे अभी हम पीछे छोड़ के आए हैं, दोनों तरफ पेड़ होते हैं, बिल्कुल छकावदार मंडप जैसा तैयार हो जाता है। सफ़र में वैसे भी जितना आप स्लो चलेंगे उतना ही अधिक आनंद आएगा। अब इधर काफ़ी देर से रास्ता बहुत अच्छा है और अब हम नीचे की तरफ भी चल रहे हैं, तो इतनी अधिक टेंशन नहीं होती है। चढ़ाई पर एक थोड़ा सा ये रहता है कि किस मोड़ के बाद कितनी चढ़ाई होगी, हमें किस गियर में चलना होगा, एक्सीटर कितना रखना होगा। बार बार दिमाग में ये प्रश्न आते रहते हैं। लेकिन जब आप ढलान पर होते हैं तो इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत होते हैं कि कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं आएगी जहां अचानक से हमारी बाइक बंद हो जाए, इंजन बंद हो जाए। क्योंकि अधिक लोड होगा, एक्सीटर कम होगा तो इंजन बंद हो जाएगा। इधर तो आप इंजन बंद कर भी लेंगे तो भी आपकी स्पीड बढ़ेगी, कम नहीं होगी।
पहाड़ों का ज़्यादा अनुभव नहीं है मुझे ड्राइविंग करने का, क्योंकि कभी 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 पहाड़ों पर आना होता है। छोटे छोटे घाट तो मध्य प्रदेश में भी कई जगह मिल जाते हैं, किंतु वो घाट रोमांच पैदा नहीं करते हैं जो यहाँ। देखिए नीचे एक गांव, और रास्ता यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए लेकिन अब वो यहाँ की भौगोलिक स्थिति से लग रहा है कि पहाड़ी रास्तों से मुझे निजात मिलने वाली है बहुत जल्दी, अर्थात हम प्लेन में पहुँचने वाले हैं। अब समय आ रहा है दोस्तों कि उन खूबसूरत पहाड़ी मोड़ों से शुरू हुआ हमारा सफ़र अब संपन्न होने की कगार पर है। अर्थात हम पवित्र नगरी पांवटा साहिब में पहुंचने वाले हैं। ये वही स्थान है जहां सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन के 4.5 साल बिताए थे, और यहीं पर पांवटा साहिब में उन्होंने कई महान ग्रंथों की रचना भी की थी। इसलिए ये स्थान हमारी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर बहुत ही पवित्र स्थान है। अब यहाँ मुझे दाईं तरफ बहती हुई पूज्य यमुना जी के दर्शन होंगे, जो यहाँ से आगे उत्तर प्रदेश और दिल्ली की तरफ बढ़ जाती हैं। ददाहू से यहाँ तक का यह सफ़र सिर्फ एक रास्ता नहीं, यह पहाड़ों से मैदानों तक बदलते भूगोल का एक अनुभव है। उम्मीद करता हूँ आपको पहाड़ी रास्ते पसंद आए होंगे, और अगर आपके मन को रास्तों ने कहीं पर छुआ है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि आप किसी और को भी ये दृश्य दिखाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जो लोग पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो उनसे आग्रह है कि वो
चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। बेल आइकन के साथ अगर करेंगे तो जो भी वीडियो हमारा अपलोड होता है सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अब देखिए, रास्ता भी हमारा यहाँ काफ़ी चौड़ा हो गया है और ऐसा कह सकते हैं कि अब हमने पहाड़ी क्षेत्र को पूर्ण रूप से अलविदा कह दिया है, यानी वो निकल चुका है। अब हम मैदानी भागों की तरफ ही बढ़ेंगे। अब रास्ते पहले की अपेक्षा बहुत ही सुगम हो गए हैं, या ये कहें कि हरियाली तो दिखने को मिल रही है, रास्ता बहुत सुंदर हो गया है। अब रास्ते पर रोमांच नहीं यार, जब तक पहाड़ों पर थे एक अलग तरीके का रोमांच था। दोस्तों, अभी हमने ददाऊ से धौला कुआं तक के या उससे आगे पोंटा साहिब तक खूबसूरत पहाड़ों को देखा, किंतु अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। पहाड़ अब हमारे रियर व्यू मिरर यानी छोटे शीशे में भी नज़र नहीं आ रहे हैं। सामने है खुला आसमान और दूर तक फैला मैदान। अब हम नेशनल हाईवे पर हैं और यहाँ से हमारी बाइक को एक नई रफ्तार मिल चुकी है। अब हम हरियाणा की यमुनानगर ज़िले के बाहरी इलाके से गुजर रहे हैं। इस इलाके की हवा में आपको कटी हुई लकड़ियों की एक खास खुशबू मिलेगी, क्योंकि यह भारत का एक बहुत बड़ा प्लाईवुड हब है। हाईवे बहुत शानदार हैं, लेकिन अब हमें ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ रहा है, ट्रक, बसें और स्थानीय गाड़ियों का भी। हिमाचल और हरियाणा को पार करने के बाद हम एंटर करेंगे उत्तर प्रदेश की सीमा में, और यहाँ से सफ़र का मिजाज थोड़ा सा बदलेगा।
यूपी की सीमा में प्रवेश करते ही आपको सड़क के किनारे बड़े बड़े मशहूर सहारनपुरी आम के बाग और हाईवे के किनारे सजे हुए ढाबे दिखने शुरू हो जाएंगे। यूपी में आए और ढाबे की चाय पराठा नहीं खाया तो राइड अधूरी है। पहाड़ों की ठंड के बाद इस मैदानी धूप में कुल्हड़ की गर्म चाय का स्वाद भी कुछ है। और वहाँ से सुखतीर्थ लगभग 70 किलोमीटर रह जाएगा मेरा सफ़र। दोस्तों, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा कि वीडियो बोरिंग हो रहा हो? क्योंकि सामने जब किसी व्यक्ति का चेहरा नहीं आता है, केवल हम उन दृश्यों को ही देखते रहते हैं, तो कभी कभी मन में बोरिंग भी आने लगता है। रास्ता अब पूर्ण रूप से बदल चुका है। अब हम संकीर्ण रास्ते के बजाय नेशनल हाईवे पर हैं। अब यहाँ सड़क के किनारे आपको ढाबे नज़र आएंगे। और हम पहुंच चुके हैं शुक तीर्थ। बीच में ब्लॉगिंग हमने थोड़ी सी बंद कर दी थी। अब आप मज़ा लीजिए यहाँ नक्षत्र वाटिका का। आइए चलते हैं। अरे वाह, बहुत गजब, क्या बात है। वाह, पहरेदार खड़े हैं। अरे गजब, बहुत सुंदर, अद्भुत। वाटिका में फूल पत्ते तोड़ना मना है, आज्ञा से श्री हनुमत धाम समिति। अरे वाह, देखिए, ओम नमः शिवाय। बहुत गजब वाटिका, नक्षत्र वाटिका है। यहाँ बताते हैं कि पेड़ पौधे भी नक्षत्र के हिसाब से लगाए गए हैं। तो पहले तो हम ऐसे ही शूट कर लेते हैं। हाँ, इसमें देखिए लिखा है नेम, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, देवता अहिर्बुद्धन्य, राशि मीन, अक्षर दू था झा त्रा, सूर्य का वास 18 मार्च से 31 मार्च तक, स्तुति अहिर्बुद्धन प्रथमानयति, श्रेष्ठो देवतानुमृतु, मानुषाणाम तम ब्राह्मणम सोमपाम सौभ्यासः। संस्कृत बहुत जटिल, पढ़नी नहीं आती है। बहरहाल आनंदित कर दिया इस वाटिका ने जी। देखिए, अब मैं यहाँ पर किसी को लेकर के आता हूँ, कृपया जूते चप्पल अंदर लाना सख्त मना है जी, नहीं जाना चाहिए। ये देखिए,
क्या गजब वाटिका बनाई है, वाह सुंदर। इसकी तो अरे वाह, यहाँ पर तो महाराज जी के साथ घूमना होता तो बहुत ही सुंदर रहता। अरे गजब वाटिका बनी भाई। पीपल, पुष्य नक्षत्र, बृहस्पति देवता, ये गजब है वाटिका भाई, आनंदित कर देने वाली। ये बहुत क्या बात है, देखिए। अरे वाह गजब। ये हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा ही फोटो बना रहे हैं हम। हाँ, और करिए। अरे ये तो हमारे नीचे से निकल, क्या बात है, गजब। अरे वाह, हाँ हाँ, तुम्हारा ही बना रहे, तुम्हारा ही बना रहे हैं, देखो। अरे वाह, ये आ गए। बहुत सुंदर वाटिका है, बहुत ही आनंदित कर देने वाली। आप माता जी यहीं से हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, ये वाटिका कब की है ये बनी हुई कुछ? काफी पुरानी है। अच्छा, बहुत। ये किसके द्वारा बनवाई गई है? ये हनुमत धाम वालों की है। हनुमत धाम वालों की है। अच्छा, तो महाराज जी के समय में ही बन गई थी ये? ये जो हनुमान जी हनुमत धाम के केशवानंद जी थे, हाँ हाँ, वो पूरे हो गए हैं। अच्छा अच्छा, उन्हीं के समय में बनी हुई है। उन्होंने ही बनवाई है। अच्छा, उन्होंने ही बनवाई थी। बहुत गजब, आनंद आनंद आनंद। अरे वाह, देखिए भगवान शिव के देखिए धारा निकलती हुई। अरे वाह, बहुत सुंदर। देखिए भगवान शिव की जटाओं से धारा निकलती हुई। कदम शतवी का नक्षत्र होता है इसका, देवता होते हैं वरुण। ये देखिए, देखिए ना, बहुत ही सुंदर वाटिका है। बहुत चाल मूल नक्षत्र है और नृत्य देवता है यहाँ पे। ये देखिए गंगा जी के मुंह से धारा निकलती हुई भगवान शिव के ऊपर से। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, अद्भुत अद्भुत दृश्य। गजब, बहुत सुंदर वाटिका बनाई है महाराज जी ने, बहुत सुंदर। ये देखिए बंदरों की धमा चौकड़ी, ये देखो, ये देखो। ये हाँ हाँ,
ये जैसे लग रहा है इस वीडियो खुद बनवा रहे हो। हाँ, और ये देखिए नीचे, ये क्या निराई गुड़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? देख रहे हैं पौधों को पानी दिया गया या नहीं दिया गया। जी, ये देखो, और देखो, एक जंप कर गया तो एक ऊपर चला गया। देखिए तीन तीन उसको धकेल रहा है वो। बंदरों की धमा चौकड़ी। नर्मदे हर। देखिए दोस्तों, आज हमारी यात्रा ददाहू हिमाचल प्रदेश से, और हम आ गए हैं शुक्रतीर्थ मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। तो ये है वाटिका, नक्षत्र के हिसाब से यहाँ लगे हुए हैं पेड़ पौधे। बैठ देख करके आनंदित हो गया। अब मैं ये हनुमत धाम वाले जो आश्रम है यहाँ पर, हनुमत धाम जी के नाम से, तो उन्हीं के जो महाराज जी थे केशवानंद जी, तो उनके देख रेख में ये सब निर्माण हुआ था। तो अभी हम एक वीडियो बनाएंगे हनुमत धाम का, वहाँ के जो महाराज जी हैं उनसे कुछ जानेंगे इस स्थान के बारे में। वो वीडियो बनाएंगे हम एहसास प्रकृति का के लिए। और फिलहाल तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मुसाफिर कुदरत का देखते रहे यूट्यूब चैनल मुसाफिर कुदरत का। नर्मदे हर।